जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 7 के साइंस की हम बात यहाँ पे करेंगे। कक्षा 7 के साइंस की पूरी किताब का एनालिसिस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 से हम स्टार्ट करने वाले। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 क्या नाम है? वन हमारी जीवन रेखा, यानी वन हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डालता है, क्या क्या हम इसकी उपयोगिता है और हमें किस प्रकार से इसे बचाना है, सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो शुरू करते। बहुत इजी चैप्टर है, आसानी आराम से आ जाएगा आपको। सुनिए। एक शाम बुजो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उसका परिचय अपने मित्र से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहरों की बेरोजगारी की अवस्था पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्रों की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। तो क्या बूजो अपने दोस्त को लेके क्या कहाँ गया था? बगीचे में गया था। तो बगीचे में एक प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो बच्चों ने उनसे बातचीत की और दोस्ती बढ़ाई। फिर प्रोफेसर ने बताया कि बाहर एक जंगल है, उसको काट के वहाँ पे कारखाना बनाने का सोच रहे हम। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि उनके लोग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यानी जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि जंगल को काटा जाए, इसका हमने विरोध किया। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए उन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन को हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे लिए हमारे फेफड़े जितने आवश्यक है। उन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, यानी बच्चों ने क्या नहीं देखा? जंगल नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब उन्होंने क्या कहा कि हम वन में चलेंगे आपके साथ और देखेंगे कि जंगल होता क्या है। तो वन भ्रमण, वन की सैर, वन की टूर, जंगल गए वो लोग। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का उनकी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वो मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फनन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। तो जैसे ही वो लोग जंगल में जाते हैं, टीबू क्या बोलता है? सब चुप हो जाओ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो लोग जंगल में पहुँचे, टीबू ने हाथ उठाकर शांत रहने के संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी होती है। क्या होती है? परेशानी। जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं उनको क्या होती है? परेशानी होती है। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। यानी टीबू उनको क्या ऊंचाई पे ले गया और सबको वो जंगल दिखाया। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों ने शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि चारों तरफ क्या है? पेड़ ही पेड़ है, पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना? तो इन्होंने है ना पृथ्वी को क्या कर लिया था? चारों तरफ से घेर लिया था और आवरण बना दिया था।
अब यहाँ पे एक सूअर है, एक भैंस है, एक कछुआ है, ऐसा आपको जंगल में प्राणी देखने को मिलते हैं। सामान्य रूप से हरा नहीं था, वह का वातावरण शांत और ठंडा हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तारोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ने लगे। यानी बच्चों को देख के बंदर क्या डर गए और ऊपर चढ़ने लगे, जिससे वह विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। या आपने देखा होगा कि बंदर वंदर क्या चिल्ला चिल्ला कर दूसरे जानवरों को भी बता देते हैं कि कोई आ गया है। टीबू ने यह भी बताया कि शकूर, वर्रा या सुअर, यानी शुकर मतलब सुअर, गौर मतलब बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक संघन क्षेत्रों में रहते हैं। संघन मतलब गहरे क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक संघन क्षेत्रों में नहीं जाना है, यानी उनको अधिक अंदर की तरफ नहीं जाना है। बूजो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों की आवास के रूप में पढ़ा था, वनों को आवास के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार उनके जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास का प्रदान करता है। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वहाँ उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से छटी थी। चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बहुत सारे वृक्ष यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है नीम, एक बांस का वृक्ष है, बांस का वृक्ष ऐसा दिखता है। बांस की लकड़ियाँ देखते हो ना, बांस की लकड़ियाँ इनमें से ही निकाली जाती है। फिर एक और वृक्ष है यहाँ शीशम का, शीशम की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। सेमल का यहाँ पे वृक्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी वृक्ष वहाँ पे थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में उनके प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विविध प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई होती है। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे, यानी उस जंगल में इतने सारे वृक्ष थे कि वहाँ सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण में सूर्य मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, जिससे वन में अंदर काफ़ी अंधकार था। एक क्रियाकलाप आपको दिया है, स्वयं करना है आपको एक क्रियाकलाप। अब फिर भी हम थोड़ा पढ़ेंगे इस क्रियाकलाप में क्या लिखा है वो। अपने घर की विविध वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया है। यानी आपके घर में जो लकड़ी वकड़ी की वस्तु है उनकी सूची बनानी। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तु जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तिलियाँ और फर्नीचर हो सकते। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पादित है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। यहाँ पे आपको गोंद, कत्था और मोहरी लाख ये सब दिखाया गया है। तो वो जो एक लड़की थी वो समझ नहीं पा रही थी कि इसको किसने लगाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है।
इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तना है और ये ऊपर का भाग क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह कार्य करती है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग वृक्ष है। तो यहाँ बड़ा जो वृक्ष है वो अन्य वृक्षों पर क्या छांव प्रदान करता है? क्या करता है? छांव प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनोपी। अब आपने कैनोपी देखी होगी। कैनोपी मतलब क्या? वो टेंट, एक प्रकार का टेंट होता है ना, ऐसा टेंट बना होता है, लकड़ियाँ लगी होती है, तो उसे कैनोपी कहते हैं। कैनोपी कहलाता है। क्रियाकलाप दिया है एक और, आपको स्वयं करना है। अपने आसपास के किसी वन तथा उद्योग में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्ग अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियां का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों ने शिखर के चित्र भी बनाइए। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों की शिखर की आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। यानी उनकी आकृति और जो लंबाई ऊंचाई होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, उन्हें अधोलत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोलत कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिसके लिए झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की तरफ शाख बनती है। यानी विशाल वृक्ष क्या करते हैं? अन्यों को छांव मिले इसलिए झाड़ियों का विकास करते हैं। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, विभिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे ये शिखर है, ये अधोलत है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद जलवायु और परिस्थिति के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों को किस्मों में विभिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे गाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। बच्चों को वृक्ष की छाल, पौधों की पत्तियाँ और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई देते। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की तरह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयाम पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्या थे? आर्द्र और गर्म। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीजों और पत्तियों को एकत्रित कर लिया। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी पंचिंग गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। चलो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। और देखिए ये है वन की भूमि जहाँ पे पत्ते, कीड़े मकोड़े सब पड़े और सड़ रहे। अब ये सड़ने के बाद क्या बनते हैं? खाद बनती है। क्या बनती है? खाद। तो ये था आज का लेक्चर। इसके आगे की बात हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे।